ब्यूरो रिपोर्ट। नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद विसाल आजम और आप देख रहे हैं खबर खास में आज बात फिर से कोरोना की। दरअसल कोरोना का कहर ये दूसरी लहर में लगातार जारी है और दूसरी लहर में जिस तरह से धीरे धीरे एक के बाद दो के बाद तीन कई रियासतों को कोरोना ने अपनी चपेट में रखा है। सबसे ज्यादा असर अगर कहीं है तो बिल्कुल वो महाराष्ट्र में है, लेकिन महाराष्ट्र के बाद तेजी से कोरोना फैल रहा है केरल में, कर्नाटक में, गुजरात में, पंजाब में और तमिलनाडु में। और जैसा कि आप जानते हैं कि जो 5 रियासतें हैं जहां पर इंतखाबात हो रहे हैं उनमें से 2 रियासत केरल और तमिलनाडु भी हैं। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि क्या कोरोना के गाइडलाइंस की जो आप टेलीफोन कॉल में हिदायत सुनते हैं, जब आप किसी को फोन करते हैं तो हिदायत मिलती है कि 2 गज दूरी जो है वो जरूरी है, मास्क पहनना जरूरी है, कोरोना का खतरा टला नहीं है। लेकिन क्या मैं आपसे पूछता हूं कि आपने अगर टेलीविजन स्क्रीन पर या फिर आपने खुद अपनी आंखों से कहीं अगर इंतखाबी रैली देखी होगी, चाहे स्टेज पर बड़े से बड़ा लीडर हो या कोई छोटे कद का लीडर हो, क्या आपको वहां पर कोरोना के गाइडलाइन पर अमल आवरी नजर आती है? अगर नहीं नजर आती तो फिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है? चूंकि हर तरफ से यह बात कही जा रही है कि कोरोना का खतरा टला नहीं है, कोरोना का खतरा टला नहीं है और सिर्फ मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और अब जो वैक्सीन आ चुकी है उसका इस्तेमाल, ये चीजें ही हमें कोरोना के खतरे से थोड़ा बचा सकती हैं। लेकिन तमाम तरह की हिदायत के बावजूद जिस तरह से कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, उसने कोरोना को मजीद बड़ा खतरा बना दिया है। अब तो महाराष्ट्र के वजीर आला भी कह चुके हैं कि अगर हालात में बेहतरी नहीं आई और लोगों ने अगर कोरोना के गाइडलाइन पर अमल सख्ती से नहीं किया तो हमें लॉकडाउन भी लगाना पड़ सकता है। हालांकि इक्का दुक्का शहरों में तो लॉकडाउन लगाया भी गया, ज्यादातर शहरों में नाइट का कर्फ्यू है। वहां अब फाइन, अगर मास्क आप नहीं पहनते हैं तो 200 से बढ़ाकर 500 रुपये फाइन भी कर दी गई है। अगर आप 5 से ज्यादा की तादाद में एक साथ इकट्ठा हैं तो उसका भी अलग जो है जुर्माना आपको भरना पड़ता है। लेकिन तमाम चीजों के बावजूद लोगों को जिंदगी जीते भी रहना है और जिंदगी पर आने वाले खतरात से बचना भी है। ऐसे में किस हद तक मुकाबला कोरोना का किया जा सक रहा है और किस हद तक इसका इस्तेमाल हो रहा है और किस हद तक इससे बचाने की कोशिश हो रही है और किस हद तक इसे नजरअंदाज भी किया जा रहा है अगर सियासी फायदा हासिल करना हो तो। हम इससे जुड़े कई सवालात हैं, उसका जवाब जानने की कोशिश करेंगे ताकि हम और ज्यादा से ज्यादा अवेयर हो सके, हमारे नाज़रीन अवेयर हो सके। लेकिन उससे पहले आपको हम 2 बयान सुनाते हैं जिसमें आप देखेंगे कि किस तरह से डॉक्टर जो है वो क्या कह रहे हैं और महाराष्ट्र के एक वजीर हैं असलम शेख, वो क्या कह रहे हैं और साथ ही कोरोना की तस्वीरें भी। पहले सुनते हैं बयान। और अगर आप डाटा देखें तो 6 राज्य में ही 76% के टोटल केसेस हैं, चाहे वो कर्नाटका है, महाराष्ट्र है, केरला है, तमिलनाडु है, गुजरात है और पंजाब है। अब प्रॉब्लम ये है कि ये हमारे राज्य जो है कोई सील्ड तो है नहीं, लोग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं क्योंकि एक कंट्री में इट इज़ अलाउड। अब जब एक राज्य में बढ़ेगा तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि दूसरे राज्य में भी बढ़ सकता है। आ गया है समय कि कुछ स्ट्रिक्ट मेजर्स लिए जाएं। वैक्सीन बहुत सेफ़ है, वैक्सीन ही एक तरीका है जिससे हम ये ऐसी महामारियों से बच सकते हैं। मुंबई शहर के अंदर कोविड के केसेस जो है बढ़ रहे हैं, जिसको हम नाकार नहीं सकते। सरकार की तरफ से, महानगर पालिका की तरफ से पूरी तैयारियां हैं। आज भी हमारे पास सरकारी अस्पताल में, महानगर पालिका के अस्पताल में 4000 से ज़्यादा हमारे पास बेड्स अवेलेबल है। लोग पैनिक ना हो, लोगों से यही गुजारिश करता हूं कि एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट को जाके बेड ऑक्यूपाई करने की ज़रूरत नहीं है। महानगर पालिका के पूरे वार्ड में कॉल सेंटर है, 24 घंटे वो कॉल सेंटर काम कर रहे हैं। ज़रूरत पड़ी तो हमारे पास एम्बुलेंस भी है, आईसीयू एम्बुलेंस भी है, वेंटिलेटर एम्बुलेंस भी है। उस तरीके से जो है पूरी तरीके से कार्रवाई हो रही है और लोगों के पेशेंट्स का ध्यान रखा जा रहा है। साइमल्टेनियसली अगर आप देखेंगे तो पिछली बारी जो है वो रेट्स जो थे डेथ के बहुत ज़्यादा थे, इस बार जो है वो डेथ रेट जो है बहुत ही कम है और लोगों को सिर्फ पैनिक नहीं होना चाहिए। तो
तो अभी आपने सुना डॉक्टर संदीप नायर को, जो एक्सपर्ट है, फिजिशियन है और कोरोना मामले में काफी अपनी पकड़ रखते हैं। दिल्ली से ये उनका बयान था। और असलम शेख जो वजीर है महाराष्ट्र हुकूमत के, सवाल इस बात को लेकर है कि ठीक है कि महाराष्ट्र में केसेस सबसे ज्यादा हैं। महाराष्ट्र या फिर ये कह लें कि मुंबई मुल्क की ऐसी रियासत भी है और मुंबई मुल्क का एक ऐसा शहर भी है जिसे इकोनॉमिक कैपिटल भी कहा जाता है। यानी मुल्क से ही नहीं बल्कि गैर मुल्कों से भी ज्यादातर लोगों का रोजाना की बुनियाद पर आना, ठहरना, रुकना, लोगों से मिलना, ये सबसे ज्यादा मुंबई में होता है, महाराष्ट्र में होता है। तो एक बात तो समझ में आती है कि अगर वहां पर चीजें फैल रही हैं तो उसकी वजह ये हो सकती है। लेकिन अगर उसके अलावा जो दूसरी रियासतें हैं, चाहे वो रियासत गुजरात हो या कर्नाटक हो या केरल हो या तमिलनाडु हो या पंजाब हो, अगर यहां पर केसेस बढ़ते हैं तो उसकी वजह क्या होती है? आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये तस्वीरें कई पुरानी तस्वीरें नहीं हैं। ये जो स्क्रीन पर तस्वीरें हैं, ये आजकल की ही तस्वीरें हैं। आप देखिए, एक तरफ मुल्क में जहां तेजी से कोरोना फैल रहा है, ये दूसरी लहर है कोरोना का, और कोरोना की दूसरी लहर ने लोगों को बिल्कुल तबाह कर रखा है। 271 अमवात हो चुकी हैं 24 घंटों के अंदर। 24 घंटों में पूरे मुल्क में 271 लोगों का जो कोरोना से इन्फेक्टेड थे उनकी जानों का जाया होना, और दूसरी तरफ सिर्फ अकेले महाराष्ट्र में 160 से ज्यादा अमवात का होना 24 घंटों में। वाकई क्या ये हमें हैरान परेशान नहीं करता है? और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, इलेक्शन कैंपेन के दौरान की तस्वीरें, जहां पर लोगों की भीड़ होती है, क्या यहां पर 2 गज दूरी मेंटेन हो पा रही है? क्या यहां पर सभी के चेहरों पर मास्क होता है? क्या इन रैलियों में लोगों को यह बताया जाता है कि कोरोना अभी भी हमारे बीच से गया नहीं है? क्या ये जो भीड़ भाड़ नजर आती है, क्या इन्हें हमारे लीडरान बताते हैं कि आप कोरोना के गाइडलाइन पर अमल कीजिए, आप पहले अपने जान की, अपने इलाके की, अपने शहर की, अपने रियासत की इस तरह से हिफाजत कीजिए? पहले इंसान की जान बचेगी तभी ना फिर इंसान सोचेगा कि भाई हमें मुल्क में तरक्की और दूसरी चीजें कैसी करनी। सबसे अहम है इंसान की जान। लेकिन इंसानी जान को जो खतरा लाहक है, उसको लेकर हम कितने अलर्ट हैं या कितने नहीं, ये एक सोचने का वक्त है। और जिस तरह लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, पिछले 1 महीने में केसेस जो आज 1 महीने से पहले 8,000 9,000 रोजाना के केसेस होते थे, उन केसेस में अब वो सीधे तौर पर जो 50,000 से ज्यादा केसेस आ रहे हैं। यानी कि जब पिछले साल जो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ केसेस हुए थे एक दिन में, यानी 24 घंटे के अंदर, वो थे 96,000 97,000, और अब हम उससे आधा से ज्यादा पर फिर से यह आंकड़ा पहुंच चुका है। तो इसमें हमारी, आपकी, हम सब की कितनी जिम्मेदारी है? अवाम उन्नास की, समाजी कारकुनों की, सियासी पार्टियों की, सियासी कारकुनों की, सियासी लीडरान की, समाजी लीडरान की, इन सब की जरूरत है कि कोरोना को एक मजीद और बहुत बड़ा खतरा मानते हुए वो इसे वक्ती तौर पर सिर्फ जहां पर हमें सूट करता है हम इससे नाफिजुल अमल कर देते हैं, जहां हमें सूट नहीं करता हम इसके बारे में कुछ बात भी नहीं करते। ये तो शायद दोहरा मेयार हो जाएगा। हमारे साथ इस खास मौजू पर बातचीत के लिए कई मेहमान हैं, हम उनका तारुफ कराते हैं। उसके बाद हम उन सबसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कोरोना जो है वो ये देखकर कहीं पहुंचता है कि कहां पर भीड़ इकट्ठा हो रही है चुनाव की, वहां हमें नहीं जाना है, या कहां भीड़ इकट्ठा हो रही है किसी त्यौहार को लेकर, वहां हमें नहीं जाना है, या कहां भीड़ इकट्ठा हो रही है किसी मजहबी रस्म व रिवाज या अनुष्ठान को लेकर, वहां हमें नहीं जाना है, बाकी जगहों पर हमें जाना है। आखिर ये किस तरह का मेयार है? हमें इससे बहुत संजीदगी से सोचना पड़ेगा। वजीर आजम खुद कह चुके हैं कि 2 गज की दूरी है बहुत जरूरी। तो क्या इस पर अमल हो रहा है? हमारे साथ है अशोक सिन्हा, बीजेपी के तर्जुमान है, डॉक्टर तमोरिश कोले है, प्रेसिडेंट है एशियन सोसाइटी फॉर इमरजेंसी मेडिसिन के, और अतुल लोंढे पाटिल हैं, तर्जुमान कांग्रेस, वसीम अंसारी हमारे नुमाइंदे जो हमारे साथ मुंबई से जुड़ रहे हैं। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला इस बात पर चर्चा करने के लिए और लोगों को, हमारे दर्शकों को, नाजरीन को बेदार करने के लिए कि कोरोना कितना बड़ा खतरा अब भी बना हुआ है। डॉक्टर तमोरिश कोले, मैं सबसे पहले आपके पास आऊंगा। क्या वाकई कोरोना एक खतरा है या कोरोना खतरा नहीं है, और यह सिर्फ तब आता है जब जब किसी रियासत में चुनाव ना हो? देखिए, कोरोना हमारे लिए एक महामारी है, अतिमारी है, पूरा विश्व में ये हलचल मचा चुका है, और ये खतरा अभी भी है, और खतरा अभी भी कुछ दिन तक रहेगा, ये मेरा अनुमान है। अभी जो आप बातचीत कर रहे हैं, हम बाकी सेकेंड वेव में एंटर होने जा रहे हैं, और हमारे लिए अगले 7 दिन बहुत ही क्रिटिकल है। हमारे सरकार ने 5 स्ट्रेटेजी घोषित कर दिया है सारे स्टेट और यूनियन टेरिटरी के लिए। पहले है इंक्रीज टेस्टिंग एंड वैक्सीनेशन, ये सबसे इम्पोर्टेंट है।
उसके बाद इफेक्टिव ट्रेसिंग, प्रॉम्प्ट आइसोलेशन, जिसको डिटेक्शन हुआ है उसका आइसोलेशन, और जैसे भी अभी डॉक्टर साहब बताए कि सबको अस्पताल जाने का कोई जरूरत नहीं है, घर पे और नहीं तो दूसरा कोविड सेंटर है जहाँ पे इनका इलाज हो सकता है। इफेक्टिव क्लिनिकल ट्रीटमेंट, हम पहले से बेहतर जानकारियां है हमारे पास ट्रीटमेंट के लिए, और सबसे इंपॉर्टेंट मैं मानूंगा कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करना। और ये कोई वो नहीं है कि ये इस जगह पे कोविड नहीं होगा, उस जगह पे कोविड नहीं होगा। डॉक्टर तबरेश, मैं आपसे जानना चाहता हूं कौन कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर कोरोना के केसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, या आपकी ज़बानी सुनना चाहता हूं। महाराष्ट्र और पंजाब जो दो स्टेट अभी देखा गया है, और दिल्ली के भी काफी केसेस बढ़ चुका है, और कुल मिला के 8 स्टेट्स में आज के डेट में केसेस का जो, तो क्या इन 8 स्टेट्स में केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक इसका नाम शामिल नहीं है? हाँ जी है। अगर है तो फिर केरल में और तमिलनाडु में इतनी बड़ी बड़ी जो चुनावी सभाएं हो रही हैं, कोई पार्टी ऐसी नहीं है जो कोरोना गाइडलाइन पर अमल कराकर जो है वो सभाएं करे, क्या वहां कोरोना नहीं फैलेगा? देखिए मेडिकली सब जगह जहाँ पे लोगों का जमायत हो रहा है वहाँ पे कोरोना फैल सकता है, और आपको पता होगा कि एक कोरोना पेशेंट से करीबन 2.5 टाइम्स कोरोना स्प्रेड हो सकता है। इसका ट्रांसमिसिबिलिटी फैक्टर बोलता है जो कोरोना वायरस में बहुत ही हाई है। तो हमको ये मान के चलना पड़ेगा, और ये जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है जहाँ पे भी वो जमायत हो वहाँ पे फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, मैं आता हूं। अतुल लोंडे पाटिल है, तर्जुमान कांग्रेस के हैं। अतुल साहब, दो चीजें हैं, एक तो ये कि खुद आपकी पार्टी भी अभी इलेक्शन में शामिल है, चाहे वो केरल हो या तमिलनाडु हो या असम हो या पंजाब या बंगाल हो, और दूसरी तरफ ये कि महाराष्ट्र में केसेस भी काफी बढ़ रहे हैं। एक तरफ तो आप महाराष्ट्र में हुकूमत में होने के नाते ये लगातार अपील करते हैं कि लोग जो है वो कोरोना की गाइडलाइन पर अमल करें, मास्क पहने, दो गज की दूरी को अपनाएं। क्या आपको नहीं लगता कि ये जरूरी है चुनावी सभाओं के लिए भी? बिल्कुल, ये केवल चुनावी सभा की बात नहीं है, ये हर जगह जरूरी है। जहां जहां भी जलसे हो रहे हैं, जहां जहां भी लोग बड़े तादाद में इकट्ठे आ रहे हैं, वहां पर यह फैलने की संभावना है। आज के तारीख में अगर हम ये बात सोचे तो ये सिर्फ एक समय की बात है। किसी स्टेट में, महाराष्ट्र में पहले आ गया तो बाकी स्टेट में बाद में नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। हर स्टेट में वो आएगा, और वो सेकंड वेव है जहां से यूरोप नहीं बचा। यूरोप में नवंबर दिसंबर में हमने देखा, तो हिंदुस्तान में भी उसका आना जायज ही है। लेकिन जहां तक महाराष्ट्र की बात है, महाराष्ट्र सरकार वो सारे अख्तियार जो है वो अख्तियारी कदम जो है उठा रहे हैं। हमारे यहाँ 1.25 लाख टेस्ट चालू है। आज 12 करोड़ की जनसंख्या में 1.25 लाख टेस्ट जो है वो रोज का चालू है। ट्रेसिंग शुरू है, आइसोलेशन शुरू है, क्लिनिकल ट्रीटमेंट शुरू है। हमारे यहाँ 50,000 बेड्स है, और अभी हम वैक्सीनेशन भी हमारा जो है वो काफी स्पीड पकड़ता जा रहा है। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन देने वाला महाराष्ट्र सरकार है, जिन्होंने कहा कि 45 साल की उम्र के ऊपर जितने भी लोग हैं उनका वैक्सीनेशन जल्द से जल्द कराया जाए, क्योंकि ये बात तो तय है जब तक 70% वैक्सीनेशन पूरे देश में नहीं होता तब तक हर्ड इम्यूनिटी नहीं आ सकती है। ये सारे जो भी, लेकिन 70% वैक्सीनेशन होते होते मुझे लगता है कम से कम 70 महीने तो जरूर लग जाएंगे। नहीं, ये एक बात आप समझिए, हमारे पास सिस्टम है, हमारे पास PHCs है, हेल्थ सेंटर्स है, हमारे पास पोस्ट ऑफिसेस भी है। हमने मलेरिया से सामना किया है, चिकन पॉक्स से किया है, पोलियो के डोज हम हरदम लगाते हैं। वो सारा सिस्टम है जो हमारे कॉर्पोरेशंस है, उनके जोन होते हैं। सिर्फ सवाल एक ही मिनट जी बोलिए। महत्वपूर्ण जानकारी है, क्योंकि लोगों में एक तरह का डर है कि वैक्सीन से कुछ फायदा होगा या नहीं होगा। वैक्सीन से फायदा होगा, वैक्सीन लेनी चाहिए, ये सारे लोग कह रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, हमारे पास वो सारा सिस्टम है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि हमारे पास अभी जितनी मात्रा में हमें चाहिए थी वैक्सीन, उतनी मात्रा में नहीं थी। आज महाराष्ट्र ने प्रोक्योरमेंट कर लिया है, महाराष्ट्र ने वैक्सीन ले ली है, और वैक्सीनेशन करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है इससे लड़ने के लिए। और साथ ही में हमारे मुख्यमंत्री है, हमारे सारे मंत्री है, वो सारे बहुत विनती कर रहे हैं जनता से कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग रखना होगा, मास्क पहनना होगा। लेकिन आप ही के पार्टी के बड़े लीडर जब दूसरी रियासतों में जाते हैं जहां पर अभी चुनाव है, तो वहां क्या आपकी पार्टी के लीडर ऐसी सभाओं में नहीं जाते जहां पर कोरोना के गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं? ऐसा है कि वहां चुनाव चल रहे हैं, सारे आप जो भी हो रहा है उसमें कांग्रेस की तरफ उंगली दिखा के इस सवाल का हल मिलता होगा तो जरूर हमारे ऊपर उंगली दिखाइए, क्योंकि हमारे लोगों का जीवन बहुत महत्वपूर्ण है। वो सर्वे पर ही है, सबसे टॉप पे है।
तो जहां चुनाव हो रहे वहां चुनाव आयोग ने चुनाव क्यों लिए, चुनाव क्यों पोस्टपोन नहीं हुए? वहां पर देश के प्रधानमंत्री जो बताते 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, वो बिना मास्क के भाषण देते हैं, तो क्या संदेशा भेजते हैं? वो देश के प्रधानमंत्री है, आज उन्हें मानने वाला तबका बहुत बड़ा है, लेकिन उनकी तरफ से क्या संदेशा? तो ये सब जो है तकरार जो है, चलिए, मैं ऐसा नहीं है अतुल साहब कि मैंने ये सवाल सिर्फ आपसे किया है, मैंने डॉक्टर साहब से भी सवाल पूछा है, आपसे भी पूछ रहा हूं, बीजेपी के तर्जुमान मैं उनसे भी पूछूंगा। आजम भाई, आखिरी सवाल, आखिरी बात जी, बोलिए। आजम भाई, ये वायरस नहीं जानता है कौन बीजेपी है कौन कांग्रेस है, ये वायरस नहीं जानता है ये कौन सा स्टेट है, ये अलग स्टेट है वो अलग स्टेट है, ये वायरस नहीं जानता है कि कहाँ चुनाव है कहाँ चुनाव नहीं है। अभी हमको सबको जिम्मेदारी से, समझदारी से काम लेना पड़ेगा। हमारी जनता है, हमारा अपना देश है, और सबको बचाने के लिए एक स्वर में सबको बात करनी पड़ेगी और इससे लड़ना पड़ेगा, तभी हम निकल सकेंगे। आज वैक्सीनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरी विनती है कांग्रेस की तरफ से सारी जनता से कि वैक्सीन से न डरे। आप हमारे साथ बने रहे, अभी आप जा नहीं रहे, मैं आपको भी नहीं छोड़ रहा हूं, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ अशोक सिन्हा भी हैं, डॉक्टर अशोक सिन्हा, तर्जुमान बीजेपी के। अशोक सिन्हा जी, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, आपके जितने भी फॉलोअर्स होंगे, जितने भी लोग आपको सुनते हैं, आपको देखते हैं, आपको जानते हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे? कोरोना एक खतरा है या नहीं है? कोरोना से अगर बचाव करना है तो 2 गज की दूरी और मास्क लगाना जरूरी है या नहीं है? ये बीजेपी के तर्जुमान अशोक सिन्हा क्या कहना चाहते हैं? आजम साहब, ये हर कोई जानता है, ये ग्लोबल पैंडेमिक है, ये किसी को नहीं छोड़ता है। किसी कंट्री के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, सारे के सारे लोग इससे इन्फेक्टेड हो गए। अब हर लोगों को, चाहे बिग और स्मॉल, हर लोगों को ये कंसेंस की बात है कि हम कोई वैक्सीनेशन पे जाएं या और सारी सावधानियां जो एसओपीज, गाइडलाइंस इशू किए हैं गवर्नमेंट ने, उसको पालन करें। और गवर्नमेंट के साइड से अब जैसे कुछ महाराष्ट्र पहले फिर से एपी सेंटर बन गया, तो पूरे कंट्री वाइड हम देखते हैं कि जो हमारे एपी सेंटर हैं या जो सबसे ज्यादा वल्नरेबल प्लेसेस हैं, फोकस ज्यादा उस पे होनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है कि कहां इलेक्शन हो रहा है, कहां नहीं इलेक्शन हो रहा है। लेकिन एक बात आजम साहब आपने मार्क किया होगा कि पहला वेव था, उस समय भी थोड़ा वेस्टर्न इंडिया, सॉदर्न इंडिया और फिर दिल्ली सेपरेट है, और पंजाब, तो ये सब जो फोकस एरियाज हैं, इस पे ज्यादा कंसंट्रेशन की जरूरत है। दोनों जगह से या तो पीपल कॉन्शियसनेस जरूरी है, लेकिन गवर्नमेंट का भी यहां पे फोकस ज्यादा होना जरूरी है। जैसे मैं आपको उदाहरण के लिए कह रहा हूं कि महाराष्ट्र, पंजाब, छत्तीसगढ़, ये अगर तीनों मिला देते हैं तो 72 से 73% करीब इन्फेक्शन आ जाता है। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। इन तीनों से सिर्फ नहीं है, इनमें कर्नाटक और गुजरात भी शामिल है। इसमें कर्नाटक और गुजरात भी शामिल है और केरल भी शामिल है। मैं 72% की बात किया हूं। मैं 72, केरल भी शामिल है इसमें। 6 स्टेट्स, अभी मैंने एक डॉक्टर का स्टेटमेंट सुनाया, मैं आपको कीजिए तो मैं दोबारा सुना देता हूं। देखिए, यही से समस्या खड़ी हो जाती है। हम जब चुनाव की तरह हर चीज को चुनावी मुद्दे पे आ जाते हैं कि हमें ऐसे स्टेट्स का नाम का चुनाव करना है जहां पर हमारी रियासत नहीं है या हमारी गवर्नेंस नहीं है, यही से मामला गड़बड़ाता है। नहीं, आज अहमदाबाद आया में 70 आजम साहब आया में, इसको चुनाव से नहीं जोड़िए। अब देखिए, बिहार में तो चुनाव भी हो गया, नहीं, मैं कह रहा हूं नाम का चुनाव। जब आप राज्य के नाम का चुनाव कर रहे हैं तो आप कह रहे हैं पंजाब, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, आपने गुजरात का नाम नहीं लिया, आपने कर्नाटक का नाम नहीं लिया। ये नामों का जो चुनाव कर रहे हैं, ये भी एक चुनाव है। ये संजोग है, ये संजोग। मैं 28% की बात अभी किया कहां हूं, मैं फोकस एरिया की बात कर रहा था। मैं फोकस एरिया के स्ट्रक्चरल में डिवीजन कर रहा था। और केरल तो एक ऐसी रियासत है कि जहां पर केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं और वहां स्टेट इलेक्शन भी हो रहा है। और नहीं, आजम भाई उन्हें पूछे कि टेस्ट कितने कर रही है गुजरात, कर्नाटक भी एक मुद्दा है, एमपी कितना टेस्ट कर रही है, टेस्ट नंबर ऑफ टेस्ट कितना कर रही है, ये पूछिए। नहीं, तुम टेस्ट ही नहीं करोगे तो तुम्हारे पास पॉजिटिव लोग आएंगे नहीं। आप लोगों का, आप जमहूरियत के जीवन से खेल रहे हो। अरे इसको स्टेट से आप मत मानिए ना, ये फोकस एरिया की बात हम कर रहे हैं, फोकस एरिया की बात कर रहे हैं। आप तो पहले तो एपी सेंटर और नहीं, हम यहाँ पर बात करने बैठे हैं अशोक जी, मेरी विनती है कर रहे हैं, इसको मेरी विनती है आपसे
क्लिनिकल एनालिसिस के लिए आपको नंबर ऑफ टेस्ट कितने करते हैं उससे जानना पड़ेगा, उससे समझना पड़ेगा बात को। महाराष्ट्र की सरकार बहुत संवेदनशील है, महाराष्ट्र की सरकार जानती है, अपने लोगों के जीवन का सम्मान करती है। ज्यादा से ज्यादा टेस्ट हो रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा आइसोलेशन हो रहा है, क्लिनिकल ट्रीटमेंट हो रही है। 50,000 बेड आज भी हमारे पास अवेलेबल है और तेजी से वैक्सीनेशन हम करा रहे हैं। की बात नहीं है। आप तो गुजरात में क्यों टेस्ट नहीं करा रहे? नहीं, सवाल यह है कि टेस्ट क्यों नहीं करा रहे? रिक्वेस्ट करता हूं, यूपी की 21 करोड़ की जनसंख्या है, वहां एनालिसिस की बात कर रहा हूं। ठीक है, देखिए एक बात यहां पर जरूरी है, जो एनालिसिस हो रही है वो संख्या की बुनियाद पर ही हो रही है, तादाद की बुनियाद पर। लेकिन ये तादाद, ये आंकड़े आ कहां से रहे हैं? जब हम टेस्टिंग कर रहे हैं, तो अगर हम किसी स्टेट में टेस्टिंग ज्यादा करेंगे तो हमें ज्यादा पता चल पाएगा कि वहां लोग इन्फेक्टेड ज्यादा हैं या कम है। अगर हम टेस्टिंग कम करेंगे तो कम पता चल पाएगा। अब ज्यादा कहां हो रहा है, कम कहां हो रहा है, ये मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ देता हूं जानने के लिए, क्योंकि आजकल सबके पास इंफॉर्मेशन का खजाना है। मैं जरा वसीम के पास जाता हूं, अपने नुमाइंदे मुंबई। वसीम, मैं ये जानना चाहूंगा कि महाराष्ट्र से बादाबता एक खबर है, हालांकि हमारे साथ पाटिल साहब है, फिर भी मैं आपसे जानना चाहता हूं, एक लोगों को क्या ये इस बात का एहसास हो गया है कि आज या कल या 10 दिनों के बाद महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगना ही लगना है? जी जरूर, लोगों में अब डर सताने लगा है। जिस तरह से नाइट कर्फ्यू की शुरुआत हुई, अब लोगों में ये डर सता रहा है कि ये दिन में कब होगा। अभी कुछ देर पहले जैसे ही मुंबई के जो पालक मंत्री है गार्डन मिनिस्टर असलम शेख ने भी इस बात पर जोर दिया कि जिस तरह से नंबर्स बढ़ रहे हैं, गाइडलाइन जारी की जा रही है, नियमों का उल्लंघन हो रहा है, उस दौरान अगर पूरी तरीके से रोकथाम नहीं हुई तो ये दिन में भी लागू हो सकता है। कुछ ही देर पहले सीएम उद्धव ठाकरे के निवास स्थान पर बैठक हो रही है। इस बैठक में स्वास्थ्य विभाग के सभी अधिकारी मौजूद हैं, पालक मंत्री मौजूद हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूरी जानकारी ली जा रही है कि स्टेट्स के बारे में, खास करके मुंबई को भी लेकर, क्योंकि मुंबई में लगातार जो मामले बढ़ते जा रहे हैं, ये चिंता का विषय जरूर बना हुआ है। यहाँ के जो कमिश्नर इकबाल चहल, उन्होंने एक प्रस्ताव जरूर रखा है, क्योंकि अब तक उनका दावा है कि 10 लाख से ज्यादा वैक्सीन दे दी गई है। उनका लक्ष्य यह है कि घर घर जाके 1 लाख लोगों को रोजाना वैक्सीन देना। लेकिन लोगों में ये डर सता रहा है, खास करके जो छोटे व्यापारी है, उनका ये कहना है कि अगर दुकानें बंद हो जाती हैं तो बेरोजगारी उनके सामने सबसे बड़ा समस्या है। उसके बाद ही जिस तरह से देखा गया है कि किसी भी तरह की योजना नहीं बनाई गई। थोड़ी देर पहले जिस तरह से महाराष्ट्र के जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है, उनका भी साफ तौर पर यह कहना था कि लॉकडाउन का उनका विरोध नहीं है, लेकिन इससे पहले जो आम जनता है उनके लिए सरकार किस तरह से योजनाएं बना रही है, इस पर ध्यान देना चाहिए। आम जनता जो परेशान है, हमने सड़कों पे भी लोगों से जब बात की तो उनका भी साफ तौर पे ये कहना था अगर लॉकडाउन लगता है तो काफी दिक्कतें होगी और सरकार जिस तरह से चीजें चल रही है हो सकता है कि देर में भी लग जाए। तो इसे लेकर लोगों में असमंजस बना हुआ, पूरी तरह से स्थिति साफ नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार में कुछ मंत्रीगण भी इसका विरोध कर रहे हैं। तो काफी चीजें बदली हुई नजर आ रही है, लोगों में साफ तौर पर यहाँ पर डर नजर आ रहा है। जी डॉक्टर साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। सवाल इस बात को लेकर है कि हम जब हर मामले को पॉलिटिकली देखने लगते हैं तो ऐसा लगता है कि शायद उसका जो इंक्लूसिव जो एक स्टेप होना चाहिए वो नहीं हो पाता। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप खुलकर ये बताएं कि कोरोना से बचने के लिए, मैं अगर चाहता हूं कि मुझे कोरोना इन्फेक्ट ना करे, मैं क्या करूं? देखिए, ये तो बहुत बार चर्चा हो चुका है। सबसे पहले मैं बताऊंगा, एज ए इंडिविजुअल आपको कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करना पड़ेगा, और उसके हिसाब से अभी जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप जहां पे भी लोगों का भीड़ भाड़ हो रहा है, चाहे वो फेस्टिवल के लिए हो, चाहे वो कोई इलेक्शन के लिए हो, चाहे कुछ भी के लिए हो, उसको अवॉइड करें आप। सेकेंडली, आप मास्क यूज करें। मैं बहुत लोगों को देख रहा हूँ रास्ते में घूम रहे हैं, मास्क यूज नहीं कर रहे। इसमें जागरूकता चाहिए। इसमें सबको सोचना पड़ेगा कि अगर मैंने मास्क नहीं यूज किया, अगर मैं भी कम से कम बच गया, कि मेरे घर पे जो बुजुर्ग लोग हैं, जो पेशेंट्स है, जो क्रॉनिक इन्फेक्टेड है, उनको कोरोना हो सकता है और उनका असर, कोरोना का असर उनके ऊपर बहुत ज्यादा होगा। तो खाली मेरे लिए नहीं है, मेरे फैमिली के लिए, मेरा कम्युनिटी के लिए ये सबसे बड़ा जरूरी है। तीसरा, अगर कोई भी सिम्टम का कोई भी दिख रहा है तो तुरंत मेडिकल हेल्प, टेली कंसल्ट, आज के देश में सब जगह टेली कंसल्ट अवेलेबल है, उसका सहारा लीजिए और ट्रीटमेंट लीजिए। जी, ओके। एंड फाइनली वैक्सीन हेजिटेंसी बहुत बड़ा हो रहा है। कल से 1 अप्रैल से हमारे पास वैक्सीनेशन का जो ये है वो रिलैक्स हो रहा है। 45 के ऊपर सबका वैक्सीन अप्रूव हो गया है, और वैक्सीन लेकिन डॉक्टर साहब, अभी भी 1 करोड़, मतलब 130 करोड़ की आबादी में अभी 4 करोड़ के आसपास तक वैक्सीनेशन हुई है। ये तो मुझे लगता है कम से कम 1-2 साल तो लग ही जाने हैं।
देखिए आज के डेट में हम सोचे तो हम ऐसे तरह सोच सकते हैं, लेकिन आगे जाके हमारे पास कैपेबिलिटी और कैपेसिटी इंक्रीज होंगे, लेकिन वैक्सीन हेजिटेंसी को हमको किल करना पड़ेगा, तभी जाके ये रेट हम अच्छा डॉक्टर साहब, एक केस आपसे ये जानना चाह रहा हूं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, आप जम्मू कश्मीर के फॉर्मर सीएम हैं, आप जानते हैं पहला डोज लेने के 28 दिनों के बाद फिर से वो इन्फेक्टेड पाए गए। देखिए इंडिविजुअल जो इम्यूनिटी ग्रो करता है वैक्सीन के बाद, वैक्सीन का जो आप गाइडलाइन पढ़िए उसमें बोला गया है कि सबसे ज्यादा जो इम्यूनिटी लेवल ग्रो करता है तो फर्स्ट डोज के 6 वीक्स के बाद। ओके, तो ऐसे भी हो सकता है कि फर्स्ट डोज के बाद उसके इम्यूनिटी ग्रो कर रहे थे, इन बिटवीन उनको इन्फेक्शन हुआ है और इसीलिए उनको इन्फेक्शन हुआ है। ठीक है, अब मैं फिर से आता हूं, हमारे साथ जो दो मेहमान हैं बीजेपी से अशोक सिन्हा साहब, डॉक्टर अशोक, और अतुल लोंढे पाटिल कांग्रेस से हैं। आप दोनों के पास में बराबर वक्त देना चाहूंगा, 40 सेकंड्स देता हूं आपको। पाटिल साहब, मैं चाहता हूं कि 40 सेकंड्स में आप ये बताएं कि कितना मुश्किल होता है हुकूमत में रहते हुए आवाम के लिए ये कानून बनाना कि आप अगर 2 गज की दूरी मेंटेन नहीं करते, मास्क नहीं पहनते हैं तो आपसे हम जुर्माना लेंगे, लेकिन जब ये पार्टी किसी इलेक्शन में कैंपेन करती है तो वो नहीं देखती, वो आंख बंद कर लेती है कि कौन 2 गज की दूरी मेंटेन कर रहा है या नहीं कर रहा, कौन मास्क पहना है या नहीं पहना है। ये कितना मुश्किल होता है इसको बैलेंस करना? नहीं, बिल्कुल बहुत मुश्किल होता है। मैं चुनाव का मुद्दा साइड में रख देता हूं। सभी इक्वली रिस्पॉन्सिबल है, बराबर के जिम्मेदार है सभी। लेकिन जहां तक महाराष्ट्र की बात है, वसीम भाई ने जो बातें बताई है उस बात से मैं सहमत हूं। लेकिन लॉकडाउन ये आखिरी चॉइस है, लास्ट चॉइस करके सीएम साहब ने कई बार बताया, वसीम जी इस बात को एंडोर्स करेंगे। लेकिन लोग सुनने को तैयार नहीं है, लोग मास्क नहीं पहन रहे, लोग 2 गज की दूरी नहीं मेंटेन कर रहे और केसेस बढ़ते जा रहे। तो ये चेन को रोकने के लिए डॉक्टर साहब बैठे यहाँ पर, तो अमरीश जी एंडोर्स करेंगे इस बात को कि चेन रोकने के लिए फाइनली लोगों की जान को ज्यादा महत्व देंगे, बाद में जान को देंगे, पहले जान बचानी पड़ेगी। तो उसके लिए बार बार जो है वो लोगों से विनती की जा रही है, रिक्वेस्ट की जा रही है। तो लॉकडाउन ये कोई डॉक्टर अशोक सिन्हा, आपके पास भी 20 सेकंड 30 सेकंड मैं दे रहा हूं आपको, फाइनली कमेंट कर दें कितना मुश्किल है दोनों को बैलेंस करना। बैलेंस करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पहले ये तो तय हो गया कि गवर्नमेंट के परसुएशन का पार्शियल इंपैक्ट पड़ रहा है, तभी वहां पे केसेस फिर से इमर्ज कर रहे हैं। तो ऐसे जगह पे जहां पे ये अवसर ज्यादा है वहां स्ट्रिक्ट मेजर्स अपनाने पड़ेंगे गवर्नमेंट को, और चाहे वो कितना भी अनपॉपुलर मेजर्स हो गवर्नमेंट को वो अडॉप्ट करने होंगे ताकि पूरी सोसाइटी को प्रोटेक्ट किया जा सके। ठीक है, ये तो आवश्यक है। अगर जब तक स्ट्रिक्ट मेजर नहीं लेते हैं तब तक मैं समझता हूं कि यहां पे इन्फेक्शन का रेट हम नहीं कंट्रोल कर सकते हैं और कोरोना पे काबू नहीं पा सकते हैं, क्योंकि अगर वैक्सीनेशन का ये इससे ज्यादा भी कुछ रेट बढ़ गया तब भी अभी 6 महीने 8 महीने लगेंगे हर्ड इम्यूनिटी तक। बहुत ज्यादा लग सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का इस खास मौजू पर अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहे न्यूज़ 18 उर्दू के साथ। आदाब।